जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका 5G क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के एक नए टॉपिक वचन के प्रश्नों को हल करेंगे। साथियों, ये हमारे हिंदी के 1000 प्रश्नों की सीरीज का 5वां पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। साथियों, वचन के प्रश्नों को हल करने से पहले हम थोड़ा सा इसकी परिभाषा जान लेते हैं, ताकि इसके प्रश्नों को हल करते समय हम अपना समय और ऊर्जा दोनों बचा सकें और हम ज़्यादा आसानी और सरल तरीके से इसके प्रश्नों को हल कर सकें। तो दोस्तों, इसकी परिभाषा ये कहती है कि संज्ञा का वह रूप जो यह बताता है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, भाव, स्थान आदि की संख्या एक है या एक से अधिक है, वचन कहलाता है। दोस्तों, अगर हम इसे अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझें तो वचन का काम केवल इतना है कि वो ये बताता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ है वो एक है या एक से ज़्यादा है। बस वचन का इतना ही काम है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और वचन के भेद देखते हैं, यानी कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे एक वचन की बात करें तो लड़का, सपना, गाय आदि। यहाँ पर दोस्तों एक की बात हो रही है, कोई भी एक लड़का है, एक सपना, एक गाय, इस तरीके से। और जब बहुवचन की बात करेंगे यानी कि दोस्तों वो एक से ज़्यादा है। अब वो कितना भी हो सकता है, एक से ज़्यादा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, या चाहे ऐसे ही बढ़ते हुए कितना भी नंबर हो सकता है, मगर वो हमेशा एक से ज़्यादा होगा। जैसे लड़के, एक से ज़्यादा लड़के, एक से ज़्यादा सपने, एक से ज़्यादा गायें इत्यादि। दोस्तों, हिंदी के दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। मगर दोस्तों, अगर हम संस्कृत की बात करें तो यहाँ पर 3 वचन होते हैं, जिसमें एक तीसरा वचन भी जुड़ता है जिसे हम द्विवचन कहते हैं। मगर दोस्तों, ये केवल जानने के लिए था, हिंदी में इसका कोई यूज नहीं है। केवल हिंदी में हमें एक वचन और बहुवचन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीज़ों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अब हम बहुवचन के रूप के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, बहुवचन के 2 रूप होते हैं। पहला है निर्विभक्तिक या अविभक्तिक, दूसरा है सविभक्तिक। दोस्तों, आपने विभक्तियों के बारे में जाना होगा या सुना होगा, जैसे कि ने, को, से, के द्वारा, में, पर इत्यादि। दोस्तों, ये वो होते हैं जो किसी वाक्य को एक स्पष्ट रूप देते हैं, एक सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं, एक सार्थक रूप देते हैं। जैसे कि हम कोई वाक्य कह रहे हैं, राम रावण मारा। दोस्तों, ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं बन रहा है, इससे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे राम रावण मारा। दोस्तों, अगर हम इसमें विभक्तियां जोड़ दें तो इसका एक सार्थक रूप बन जाएगा। जैसे राम ने रावण को मारा। दोस्तों, राम ने रावण को मारा, यहाँ पे हमने विभक्तियां जोड़ दी। तो दोस्तों, ये जो हमारा ने था, ये को था, ये हमारी विभक्तियां कहलाती हैं और ये किसी वाक्य को सार्थक रूप देते हैं। तो दोस्तों, अब निर्विभक्तिक या अविभक्तिक उन्हें कहते हैं जिनके साथ विभक्तियां नहीं लगी होती हैं, और सविभक्तिक उन्हें कहते हैं जिनके साथ विभक्तियां लगी होती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं। अब दोस्तों, बहुवचन के रूप का क्या मतलब है। जैसे दोस्तों, अगर हम बहुवचन का रूप लें कि एक वचन है, एक शब्द है लड़का। दोस्तों, सिंपल है, ये एक लड़का एक वचन का एक रूप है। अगर हम इसका एक निर्विभक्तिक रूप बनाएं तो दोस्तों, इसका एक निर्विभक्तिक रूप होगा लड़के, और हम सविभक्तिक रूप बनाएं तो इसका सविभक्तिक रूप होगा लड़कों। अब दोस्तों, अब हम इसका अंतर कैसे करेंगे कि ये कैसे सविभक्तिक है और कैसे निर्विभक्तिक है। तो दोस्तों, जब हम इन शब्दों को किसी एक वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हम ये चीज़ सुनिश्चित करेंगे कि इनके साथ विभक्ति लग रही है या नहीं लग रही है। जैसे हम अगर लड़कों का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों, अगर हम इसका प्रयोग किसी एक वाक्य में करेंगे तो वहाँ पर हमें एक विभक्ति लगाना बहुत ही ज़रूरी होगा, अन्यथा वो सेंटेंस कभी कंप्लीट नहीं होगा। जैसे मैंने कुछ लड़कों को देखा, लड़कों के साथ दोस्तों को विभक्ति लग रही है, या में लगेगा, या फिर मेल ने लगेगा, इत्यादि विभक्तियां हमेशा लगेंगी। इन विभक्तियों के बिना वो वाक्य पूरा ही नहीं होगा। मगर निर्विभक्तिक या अविभक्तिक के साथ ऐसा नहीं है।
ये बिना किसी विभक्ति के भी यूज हो सकते हैं किसी भी एक वाक्य में। जैसे वहाँ पर कुछ लड़के आए, दोस्तों लड़कों के साथ या लड़के के साथ कोई भी विभक्ति नहीं लग रही है, तो ये एक इसका निर्विभक्तिक या अविभक्तिक रूप हो गया। अब दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी केवल बहुवचन पूछे, उसमें वो सविभक्तिक या अविभक्तिक कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो हमें हमेशा अविभक्तिक रूप ही बताना होगा। ये रूप हमें हमेशा दोस्तों बताना है अगर वो सिंपली हमसे केवल बहुवचन के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों ये तो था बहुवचन के रूप के बारे में। अब दोस्तों हम एक वचन का बहुवचन भी बनाते हैं और बहुवचन का एक वचन भी बनाते हैं, उनमें कुछ शब्दों को जोड़ करके और कुछ शब्दों को घटा करके। मगर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा केवल एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। तो चलिए सबसे पहले उन शब्दों को जान लेते हैं कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन के साथ आते हैं और कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन के साथ आते हैं। तो चलिए साथियों उसको पहले जानते हैं। तो दोस्तों ऐसे शब्द जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, सबसे पहले उन्हें जानते हैं। तो दोस्तों माल, जनता, सामान, सोना, भीड़, छाया, प्रेम, वर्षा, प्रजा, हवा, आग, पानी इत्यादि दोस्तों, आकाश, दूध, सत्य, प्रत्येक, जाति, दल, समूह, सेना, लोहा, पीतल, चांदी, घी, झुंड, टोली इत्यादि ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हम जनता की बात करें, जनता आ गई, जनता ने वहाँ उसे घेर लिया, जनता बहुत समझदार है, भारत की जनता ने विवेक का प्रयोग किया। दोस्तों जनता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त हो रहा है। हम कभी भी इसके साथ जनताओं का प्रयोग नहीं करते। जैसे जनताओं बना दिया हमने, वहाँ पे बहुत सारी जनताओं को हमने बुलाया, ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। चाहे थोड़े लोग पहुँचे चाहे बहुत से लोग पहुँचे, वो जनता जनता ही होती है, उसका बहुवचन नहीं बनाया जाता है। इसी तरीके से सामान है, सामान भी दोस्तों चाहे थोड़ा हो, एक से ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा हो, हमेशा सामान ही उसको बोलते हैं। सोना हमेशा सोना ही बोलते हैं उसको। यहाँ याद रखिएगा दोस्तों, अगर हम एक वचन या बहुवचन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम हमेशा बहुवचन के निर्विभक्तिक रूप की बात करेंगे, सविभक्तिक की नहीं। इसी तरीके से भीड़ है, भीड़ का भी दोस्तों हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होता है। भीड़ आ गई, भीड़ ने उसे घेर लिया। छाया, प्रेम, वर्षा इत्यादि जितने भी शब्द हैं दोस्तों यहाँ पे लिखे हुए इस तरीके के, ये सभी एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। अब आगे चलते हैं और ऐसे शब्दों को देखते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों ऐसे शब्द हैं प्राण, दर्शन, आशु, होश, हस्ताक्षर, समाचार, लोग, बाल, दाम, दर्शक, अक्षत, रोम, आशीर्वाद, केश, लोग, होठ आदि। जैसे दोस्तों प्राण, अब हम प्राण शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में करते हैं। जैसे उनके प्राण उड़ गए, दोस्तों प्राण उड़ गए, गए बहुवचन में प्रयुक्त होता है, एक वचन में तो गया प्रयुक्त होता है, मगर जब भी हम प्राण का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर गए का ही यूज होगा। आंसू, दोस्तों मेरे आंसू बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, चाहे मेरे एक आंसू निकले एक आंख से, चाहे दोनों आंख से बहुत आंसू निकले, हम हमेशा उनका बहुवचन में ही प्रयोग करेंगे। मेरे आंसू बह रहे हैं, उनके आंसू बह रहे हैं। दोस्तों हस्ताक्षर, होश, समाचार, लोग, बाल, होंठ, ये सारे जितने भी शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं वे हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होंगे। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ प्रश्नों को हल करते हैं ताकि हम और अच्छे से इन्हें समझ सकें। साथियों आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वचन है। दोस्तों हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से एक वचन कौन सा है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा प्राण। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे उनके प्राण उड़ गए, उनके प्राण पखेरु हो गए। हम कभी नहीं कहते हैं कि उनका प्राण उड़ गया, हमेशा उनके प्राण उड़ गए। तो दोस्तों प्राण हमारा बहुवचन है, अतः ऑप्शन एक हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन है हमारा दर्शन। दोस्तों दर्शन भी हमारा बहुवचन है, हमने उनके दर्शन किए, हमने भगवान के दर्शन किए, हमें आज राजा जी के दर्शन प्राप्त हुए। दोस्तों हमेशा दर्शन बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होता है, अतः ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तीसरा है ओंठ। दोस्तों हम हमेशा कहते हैं कि मेरे ओंठ सूख गए, तुम्हारे ओंठ बहुत मोटे हैं या उसके ओंठ बहुत पतले हैं। कभी हम ऐसा नहीं कहते कि मेरा ओंठ सूख गया,
तुम्हारा ओठ बहुत मोटा है या उसका ओठ बहुत पतला है। जब भी हम प्रयुक्त करते हैं तो पतले, मोटे, सूखे हमेशा बहुवचन के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अतः ओठ भी हमारा बहुवचन है, अतः ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अतः केवल बचता है चौथा ऑप्शन हमारा तेल, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसका प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। तेल, तेल बह रहा है, तेल महंगा हो गया, तेल सस्ता हो गया, तो तेल हमारा एक वचन है। ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सदा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है। दोस्तों हमें एक वचन तो बताना है, मगर सदा एक वचन बताना है, मतलब कि उसका बहुवचन रूप बनता ही नहीं है। जब भी वो प्रयुक्त होगा वो एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होगा। तो हमारा पहला शब्द है नदी। दोस्तों नदी एक वचन है, मगर इसका बहुवचन बनता है। नदी का बहुवचन नदियों हो जाएगा, अतः ये हमारा गलत ऑप्शन है। दूसरा है साधु। दोस्तों साधु का भी बहुवचन बनता है, साधुओं, अतः ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। मगर दोस्तों तीसरा ऑप्शन प्रत्येक, प्रत्येक हमेशा हमारा सिंगुलर यूज होता है, एक वचन में यूज होता है। जबकि चौथा अगर हम घर का देखें तो घर भी हमारा बहुवचन बन जाता है, घर का घरों हो जाता है, घरों। इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन गलत है। प्रत्येक हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पानी का वचन पहचानिए। दोस्तों पानी कौन से वचन का शब्द है। तो दोस्तों पानी हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, सदा एक वचन, एक वचन नहीं, सदा एक वचन, क्योंकि इसका बहुवचन बनता ही नहीं है। जैसे पानियों हम यूज नहीं करते हैं, जैसे पानियों बह रहे हैं, पानियों गिर गए। दोस्तों हमेशा चाहे बहुत सारा पानी गिरे चाहे थोड़ा पानी गिरे, हम कहते हैं पानी गिर गया। अतः पानी हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सदा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। हमें वो शब्द बताने हैं जो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं हर एक ऑप्शन में, और हमें उस ऑप्शन को चुनना है जिसके दोनों शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है हमारा होश और लोग, उनके होश उड़ गए, लोग आ गए। दोस्तों यहाँ पर दोनों ही शब्द बहुवचन के हैं, अतः ये हमारा ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है हमारा हस्ताक्षर और जनता। दोस्तों हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जैसे मैंने हस्ताक्षर कर दिए, उनके हस्ताक्षर ले आओ। दोस्तों हमेशा हस्ताक्षर बहुवचन का प्रयुक्त होने वाला शब्द है, जबकि जनता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो यहाँ पर एक तो एक वचन है मगर दूसरा बहुवचन है, अतः ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तीसरा ऑप्शन है हमारा वर्षा और जनता। दोस्तों वर्षा हो रही है, वर्षा काफ़ी देर से हो रही है, वर्षा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। जबकि जनता, जनता आ गई, भारत की जनता बहुत समझदार है, जनता ने उसे घेर लिया। दोस्तों जनता भी एक वचन शब्द है, तो यहाँ पर वर्षा और जनता दोनों ही एक वचन शब्द हैं और हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जबकि अगर हम चौथे ऑप्शन को देखें तो चौथे ऑप्शन का पहला ही शब्द प्राण, जो कि हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे उनके प्राण उड़ गए, उनके प्राण पखेरु हो गए, तो हमारा चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। हमारा सही ऑप्शन है वर्षा और जनता। अगला प्रश्न है हमारा, एक वचन को पहचानिए। दोस्तों हमें एक वचन को पहचानना है। पहला शब्द है हमारा रोम, जो कि बहुवचन का है और ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। दूसरा है केस, ये भी हमारा बहुवचन है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जैसे तुम्हारे केस बहुत खूबसूरत हैं, तुम्हारे केस खुले हैं। दोस्तों तुम्हारा केस खुला है नहीं बोलते हैं, ये दूसरा केस वाली बात हो जाएगी, अंग्रेजी वाले केस। जबकि केस हिंदी का शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, अतः ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तीसरा है हस्ताक्षर। दोस्तों मैंने हस्ताक्षर कर दिए, कर दिए नहीं कि कर दिया, कर दिए, इसलिए ये हमेशा बहुवचन का ही शब्द है। जबकि भीड़, भीड़ इकट्ठा हो गई, भीड़ ने उसे घेर लिया, भीड़ भाग गई, भीड़ हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, अतः हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन चौथा, भीड़। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। दोस्तों ऐसा शब्द छांटना है हमें
जो केवल बहुवचन में प्रयुक्त होता है, एक वचन में वो प्रयुक्त होता ही नहीं है। तो दोस्तों पहला शब्द है हमारा पाठक। पाठक दोस्तों एक वचन ही है, क्योंकि इसका बहुवचन होता है पाठकों या पाठकगण, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। दूसरा है दोस्तों हमारा प्राण। प्राण हमारा दोस्तों हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, जैसे उनके प्राण उड़ गए, उनके प्राण पखेरु हो गए। हम इन सब जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये हमें हमेशा बहुवचन की याद दिलाते हैं, इसलिए प्राण हमारा बहुवचन होगा। यदि हम अपने लिए भी प्राण शब्द का प्रयोग करते हैं तो कहते हैं कि मुझे अपने प्राणों से बहुत प्रेम है। दोस्तों मैं अपने ही प्राण की बात कर रहा हूँ, मगर प्राणों शब्द का यूज कर रहा हूँ, अतः इससे ये साबित होता है कि प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अतः प्राण हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि नदी भी हमारा एक वचन है, इसका बहुवचन नदियाँ होता है। स्त्री भी हमारा एक वचन है, इसका बहुवचन स्त्रियाँ होता है। अतः प्राण हमारा सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कौन सा शब्द बहुवचन है। दोस्तों कौन सा बहुवचन है? पहला है सोना। दोस्तों सोना चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों में उसका प्रयोग सोना ही होता है, अतः ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा है माल। दोस्तों माल भी हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, चाहे थोड़ा माल हो चाहे एक हो, एक से ज़्यादा हो, वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। माल का हम लोग मालो नहीं बोलते हैं या मालाया नहीं बोलते हैं, कोई भी ऐसा शब्द माल के अलावा इस्तेमाल नहीं करते हैं जो ये कहता हो कि ये माल का बहुवचन है, इसलिए ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तीसरा है दोस्तों ओंठ। ओंठ एक ऐसा शब्द है दोस्तों जो कि हम हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त करते हैं, जैसे मेरे ओंठ सूख गए, मेरे ओंठ बहुत खूबसूरत है, मेरे ओंठ बहुत मोटे हैं, मेरे ओंठ बहुत पतले हैं। तो ओंठ हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, अतः ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्योंकि दोस्तों चौथा वर्षा, वर्षा भी हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, इसलिए चौथा भी हमारा गलत ऑप्शन है, केवल सही ऑप्शन एक है, तीसरा होंठ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हमसे पूछ रहा है आगरा का बहुवचन होगा। दोस्तों आगरा का बहुवचन हमें बताना है, आगरे, आगरो, आगरे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि जैसे राम, गंगा, दिल्ली, यानी कि जो भी नाम होते हैं, चाहे वो व्यक्तियों के नाम हो, वस्तुओं के नाम हो या किसी स्थान के नाम हो, वो हमेशा एक वचन ही होते हैं। जैसे राम का हम रामो नहीं कर सकते हैं, गंगा का गंगे, गंगाओं ऐसे नहीं कर सकते हैं, या दिल्ली का बहुवचन जैसे दिल्लियों, दिल्लियों नहीं कर सकते हैं। इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है। तो अपने प्रश्न पे आते हैं, आगरा का बहुवचन क्या होगा। दोस्तों आगरा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह एक जगह का नाम है, अतः इसका भी बहुवचन नहीं बनेगा, अतः ऑप्शन चौथा हमारा कोई नहीं बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है चाचा का बहुवचन क्या होगा। दोस्तों चाचा का बहुवचन क्या होगा, तो दोस्तों इसके लिए भी एक नियम है। नियम यह है कि संबंध सूचक शब्दों का एक वचन और बहुवचन समान होता है। जैसे चाचा, मामा इत्यादि जो शब्द हैं उनका एक वचन और बहुवचन दोनों ही समान होगा, इसलिए चाचा का बहुवचन भी चाचा ही होगा। दोस्तों अब हम ये कह सकते हैं कि चाचा का तो चाचाओं हो सकता है बहुवचन, बिल्कुल होता है दोस्तों चाचाओं, मगर वो होता है उसका सविभक्तिक रूप। जैसे चाचाओं के साथ हम कोई न कोई विभक्ति जरूर लगाएंगे अगर हम उसका एक वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे चाचाओं को खाना खिला दो, चाचाओं को स्टेशन छोड़ के आओ, अतः हमें निर्विभक्तिक रूप का प्रयोग करना है जो कि चाचा ही होगा, अतः हमारा ऑप्शन एक बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हर के साथ संज्ञा का कौन सा वचन प्रयुक्त होता है। दोस्तों हमें यह बताना है कि हर के साथ हम एक वचन प्रयुक्त करेंगे या बहुवचन प्रयुक्त करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए एक नियम है, वो ये कि हर, हर एक, प्रत्येक, हर कोई के बाद संज्ञा का एक वचन ही प्रयोग होता है। दोस्तों जैसे हर लड़का बुरा नहीं होता, यहाँ पर लड़का एक वचन है, अतः यहाँ पर हम हमेशा एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। जैसे हर एक आदमी भलाई के लिए घर से नहीं निकलता है, हर कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है, प्रत्येक चोर को पकड़कर पुलिस ले गई। तो दोस्तों प्रत्येक के साथ हमेशा एक वचन शब्द ही प्रयुक्त होता है। तो चलिए अपने प्रश्न पे चलते हैं।
हमारा प्रश्न हमसे पूछ रहा है हर के साथ संज्ञा का कौन सा वचन प्रयुक्त होगा। तो दोस्तों हर के साथ हमेशा एक वचन प्रयुक्त होगा, अतः एक वचन और सदा एक वचन में हमें सदा एक वचन को चुनना है। ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही है। साथियों अगला प्रश्न है बकरा का बहुवचन क्या होगा। दोस्तों बकरा का बहुवचन हमें बताना है। तो दोस्तों इसका एक नियम है, वो ये कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों में, अब दोस्तों यहाँ पे 2 शब्द हैं, पहला है आकारांत और दूसरा पुल्लिंग। पुल्लिंग तो हम लोग जानते ही हैं दोस्तों, मेल या फीमेल, यानी मेल, जो मेल शब्द की पहचान कराता है वो पुल्लिंग होते हैं। और आकारांत, आकारांत वो शब्द होते हैं जिनका अंत आ की मात्रा पे होता है, जैसे हमला। दोस्तों जैसे हमला, हमला में दोस्तों अंत आ की मात्रा पे हो रहा है। ऐसे ही अगला प्रश्न है गमला, जैसे मेला। दोस्तों सभी का अंत आ की मात्रा पे हो रहा है, तो ऐसे शब्द आकारांत कहलाते हैं। अब आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए या ओ जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। दोस्तों जैसे बेटा, दोस्तों बेटा इसका अंत आ पे हो रहा है, यानी ये आकारांत है और ये पुल्लिंग शब्द है। तो अतः इसका अगर हमें बहुवचन बनाना है तो हमें ये जो आ की मात्रा है इसे हटाना पड़ेगा। इसे हम हटाएंगे और इसकी जगह ए लगा देंगे। जैसे बेटा है तो बेटे का बेटे हो जाएगा या फिर बेटों हो जाएगा। अब दोस्तों हमने अभी एक चीज़ पढ़ी थी इस वीडियो की शुरुआत में ही कि हमें सविभक्तिक और निर्विभक्तिक 2 रूप होते हैं बहुवचन के। तो दोस्तों बेटे जो है हमारा निर्विभक्तिक रूप है, बेटो जो है हमारा सविभक्तिक रूप है। और हमें हमेशा निर्विभक्तिक रूप को ही चुनना है जब भी केवल बहुवचन पूछे। और इसी तरीके से अगर हम मेले में देखें तो मेले का बहुवचन आ की मात्रा हटाकर ए लगाने से मेले हो जाएगा और ओ लगाने से मेलो हो जाएगा। मेले हमारा निर्विभक्तिक या अविभक्तिक रूप है, मेलो हमारा सविभक्तिक रूप है, और हम हमेशा मेले को चुनेंगे, निर्विभक्तिक रूप को। तो चलिए अपने प्रश्न पे चलते हैं। बकरा का बहुवचन क्या होगा। दोस्तों बकरा पुल्लिंग है और ये आकारांत शब्द है क्योंकि इसका अंत आ पे हो रहा है, और हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो हमें आ को हटा करके इसकी जगह ए जोड़ना होगा। तो दोस्तों बकरा का अगर हम आ हटाकर ए जोड़ेंगे तो वो बकरे हो जाएगा, अतः ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है माता का बहुवचन क्या होगा। दोस्तों माता का बहुवचन हमें बताना है। इसके लिए भी एक नियम है दोस्तों, वो ये कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में, यानी कि दोस्तों शब्द स्त्रीलिंग हो और आकारांत हो, यानी जिसका अंत आ पे हो, जैसे हमने कथा, आत्मा, कविता, जिनका अंत आ पे हो वो आकारांत होते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। दोस्तों आ के अंत में ए जोड़ देंगे, कथा का कथाएं, आत्मा का आत्माएं, कविता का कविताएं। अभी दोस्तों हमने ऊपर वाले नियम में पढ़ा था कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों में हम आ को हटा देते हैं और उसकी जगह पर ए जोड़ते हैं, मगर दोस्तों ये स्त्रीलिंग है, इसमें हम आ को हटाते नहीं हैं, आ तो रहता ही है, साथ में इसके ए जोड़ दिया जाता है चंद्रबिंदी के साथ, तो यहाँ पर हमारा बहुवचन बन जाता है। तो चलिए अपने प्रश्न पे चलते हैं। हमारा प्रश्न कह रहा है माता का बहुवचन क्या होगा। दोस्तों माता स्त्रीलिंग है और ये आकारांत शब्द है, अतः यहाँ पर आ के बाद हमारा ए जोड़ दिया जाएगा, तो अतः हमारा हो जाएगा माताएं, यानी कि हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, माताएं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन क्या होगा। दोस्तों अविभक्तिक रूप बताना है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि बहुवचन के 2 रूप होते हैं, निर्विभक्तिक या अविभक्तिक और सविभक्तिक। सविभक्तिक में हमारी विभक्तियाँ लगी होंगी, जैसे ने, को, में, पर इत्यादि जो विभक्तियाँ होती हैं ये लगी होंगी, और निर्विभक्तिक में ये विभक्तियाँ नहीं लगी होंगी। तो दोस्तों हमें ऐसा बताना है अपने प्रश्न में पति का अविभक्तिक, यानी उसमें विभक्तियाँ नहीं लगती हों। तो दोस्तों पति का अविभक्तिक रूप पति ही होता है, पतियों सविभक्तिक रूप है, क्योंकि इसके साथ हमें विभक्ति लगानी पड़ेगी। जैसे अगर हम कोई वाक्य बनाएं और उसमें पतियों शब्द का यूज करें तो हमें इसके साथ कोई न कोई विभक्ति लगानी पड़ेगी, जैसे कि वहाँ पतियों का मेला लगा हुआ है। अब हम पतियों का अगर शब्द यूज करें और वहाँ पे का विभक्ति हटा दें, वहाँ पतियों मेला लगा हुआ है, तो ये कोई
शब्द सार्थक अर्थ नहीं दे रहा है, ये कोई वाक्य सार्थक अर्थ नहीं दे रहा है, अतः यहाँ पर हमें को लगाना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम यहाँ पर को या का लगाते हैं तो ये हमारा सविभक्तिक हो जाएगा, परंतु हमसे प्रश्न में अविभक्तिक पूछा है, अतः हमारा ऑप्शन 3 पति बिल्कुल सही है। साथियों, हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि गुड़िया का बहुवचन क्या होगा। दोस्तों, एक नियम है कि स्त्रीलिंग शब्दों में इया के स्थान पर इया लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे चिड़िया का चिड़िया, लुटिया का लुटिया। यानी कि दोस्तों यह है, यह पर हम चंद्र बिंदी लगा सकते हैं या फिर इया को इया से रिप्लेस कर सकते हैं और इस तरीके से हमारा बहुवचन बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपने प्रश्न को। हमारा प्रश्न कह रहा है गुड़िया का बहुवचन क्या होगा। दोस्तों, गुड़िया स्त्रीलिंग है, सिंपल। तो अगर हम इसका बहुवचन बनाना चाह रहे हैं तो हमें इया शब्द जोड़ना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर हम इसमें इया शब्द जोड़ेंगे तो हमारा गुड़िया बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, जाति का बहुवचन क्या होगा। दोस्तों, इसके लिए भी एक नियम है। नियम कहता है कि इकारांत या इकारांत शब्दों के अंत में ई या ई के स्थान पर इया लगाकर बहुवचन बनाते हैं। दोस्तों, इकारांत शब्द या इकारांत शब्द वो होते हैं जिनका अंत छोटी ई पर या बड़ी ई पर होता है, जैसे प्रति, लिपि, टोपी। और इनका अगर बहुवचन बनाना है तो हम ये जो छोटी ई है या बड़ी ई है, इनके स्थान पर इया लगा देते हैं, जैसे प्रति का प्रतियाँ, लिपि का लिपियाँ, टोपी का टोपियाँ। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है दोस्तों कि हमेशा इया के साथ छोटी ई लगेगी। अगर अंत में बड़ी ई है तो दोस्तों इसको हटा करके हम छोटी ई लगा देंगे, जैसे टोपियाँ हमेशा। तो चलिए अपने प्रश्न पे चलते हैं। हमारा प्रश्न कह रहा है जाति का बहुवचन क्या होगा। दोस्तों, जाति स्त्रीलिंग शब्द है, इसका अंत ई पर हो रहा है, इकारांत है यानी कि ये, अतः इसका अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो हमें इसमें इया जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, जाति का अगर हम इसमें इया जोड़ेंगे तो जातियाँ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है सुधि शब्द के साथ क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा। दोस्तों, सुधि के साथ हम एक ऐसा शब्द जोड़ेंगे जिसको जोड़ने से सुधि का बहुवचन बन जाएगा। तो दोस्तों, इसका एक नियम है, कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों में लोग, जन, वर्ग, गण, वृंद आदि जोड़कर उनका बहुवचन बनाया जाता है। दोस्तों, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अगर हमें बहुवचन बनाना है तो उनके साथ हम कुछ अन्य शब्द अलग से जोड़ते हैं। वो शब्द होते हैं जैसे लोग। अब जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे आप लोग, आपके साथ हम लोग जोड़ते हैं तब जाके उसका बहुवचन बनता है। गरीब लोग, गरीबों के साथ हम लोग जोड़ेंगे तो उसका बहुवचन बनेगा। मजदूर लोग, किसान लोग। इस तरीके से अगर हम कुछ शब्दों का बहुवचन बनाना है तो उनके साथ हम लोग जोड़ते हैं। अब कुछ शब्दों के साथ हम जन का प्रयोग करते हैं, जैसे गुरु का अगर हमें बहुवचन बनाना है तो हम गुरुजन शब्द प्रयोग करते हैं। अगर हमें शिक्षक का बहुवचन बनाना है तो हम शिक्षक गण का प्रयोग करते हैं। हमें पक्षी का बहुवचन बनाना है तो हम पक्षी वृंद का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इस तरीके के प्रश्नों को हल करते हैं। और इस तरीके का हमारा पहला प्रश्न था कि सुधि शब्द के साथ क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा। तो दोस्तों, सुधि के साथ हम हमेशा जन का प्रयोग करेंगे। सुधि के साथ हमेशा हम जन का प्रयोग करेंगे और ये हमारा बहुवचन शब्द बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 1 सुधि जन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा देव का बहुवचन क्या होगा। दोस्तों, देव के साथ भी हमें एक शब्द जोड़ना होगा और वो शब्द है गण। दोस्तों, अगर हम गण जोड़ देते हैं, देवगण, तो हमारा बहुवचन बन जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही है। देवजन, देवलोक और देववृंद ये तीनों के तीनों गलत ऑप्शन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा गुरु का बहुवचन क्या होगा। दोस्तों, गुरु का बहुवचन होता है गुरुजन। गुरु के साथ हमें हमेशा जन शब्द का प्रयोग करना होता है ताकि उसका बहुवचन बन सके। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम अपने। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है इन विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से एक ऑप्शन सही नहीं है जिसमें एक वचन और बहुवचन के जोड़े सही नहीं होंगे। साथियों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से हमें एक ऐसा ऑप्शन फाइंड आउट करना है
जहाँ पे वचन जोड़ा सही नहीं है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन सोना। दोस्तों सोना एक ऐसा वर्ड है जिसका एक वचन और बहुवचन दोनों समान होता है, अतः ये बिल्कुल सही है। एक वचन और बहुवचन सही होता है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा है धेनु और धेनुएं। दोस्तों ये भी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि एक वचन धेनु होता है और उसका बहुवचन धेनुएं, अतः ये भी हमारा नहीं हो सकता। तीसरा है छात्र और छात्रगण। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, एक वचन छात्र और उसका बहुवचन छात्रगण, अतः ये भी नहीं हो सकता। परंतु दोस्तों चौथा आटा और आटे। दोस्तों आटा एक ऐसा शब्द है जिसका एक वचन और बहुवचन दोनों समान होते हैं, अतः आटे नहीं होगा, अतः ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहता है। दोस्तों ऐसा शब्द बताना है जो एक वचन और बहुवचन दोनों में ही समान रहेगा। तो दोस्तों पहला शब्द है हमारा कथा। दोस्तों कथा का बहुवचन होता है कथाओं, अतः ये हमारा नहीं हो सकता। दूसरा शब्द है हमारा सरसों। दोस्तों सरसों एक ऐसा शब्द है जो एक वचन और बहुवचन दोनों में ही समान होता है, जैसे एक सरसों का दाना, बहुत से सरसों के दाने। तो दोस्तों सरसों हमेशा एक वचन और बहुवचन दोनों में ही सरसों के रूप में प्रयुक्त होता है, अतः ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। जैसे अगर हम तीसरे पर जाएं तो तीसरा लता का बहुवचन लताओं होता है, अतः ये भी नहीं हो सकता। कुटी का बहुवचन कुटिया या कुटियाओं होता है, अतः ये भी नहीं हो सकता। हमारा ऑप्शन 2 सरसों बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। साथियों अगला प्रश्न है हमारा, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का वचन है। दोस्तों यहाँ पर रेखांकित शब्द जनता है, इसका हमें वचन बताना है। तो दोस्तों जनता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है, जैसे जनता आ गई, जनता ने हमारा भाषण सुना, जनता बहुत समझदार हो गई है, भारत की जनता बहुत ज़्यादा देशभक्त है। तो दोस्तों जनता हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होती है, इसलिए हमेशा हम एक वचन ही लगाएंगे और हमारा ऑप्शन एक वचन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, सेना में कौन सा वचन है। दोस्तों सेना भी हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। सेना आ गई, सेना वहाँ पहुँच गई, सेना ने आतंकवादियों को मार भगाया। तो दोस्तों सेना हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होने वाला है। अगला प्रश्न है हमारा, बिंदु का बहुवचन क्या होगा। दोस्तों बिंदु का बहुवचन बिंदुएं, बिंदुसरा या बिंदुए, इसमें से क्या होगा। तो दोस्तों इसमें से कोई नहीं होगा, बल्कि हमारा ऑप्शन 3 बिंदु होगा, क्योंकि दोस्तों बिंदु एक ऐसा शब्द है जिसका एक वचन और बहुवचन दोनों ही समान होता है, अतः ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, चाकू। चाकू का बहुवचन क्या होगा। तो दोस्तों चाकू का भी बहुवचन चाकू ही होगा, क्योंकि चाकू भी एक वचन और बहुवचन दोनों में ही समान होता है, अतः चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, गौ का सामान्य बहुवचन क्या होगा। दोस्तों सामान्य बहुवचन का मतलब अविभक्तिक या निर्विभक्तिक बहुवचन क्या होगा। तो दोस्तों गौ का बहुवचन होगा गौवें, ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।